जय हिंद एवरीवन। फाइनली ऑप्टिक्स का सेशन नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद दिस द टाइम टू लुक आफ्टर दी ऑप्टिक्स नंबर 2। मतलब इस बार तुम लोग सोच रहे हो कि भैया एकदम बेसिक से ही आपने चालू करा है और सारे के सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो रहे हैं। तो बिल्कुल हाँ जी, मतलब जो पहला वाला सेशन था एकदम मतलब बेयर बोन्स आपको बताए गए थे, एकदम कंसेप्ट्स आपको क्लियर करे गए थे। जितने भी टॉपिक्स वहां पर हमने कवर करे थे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। और जो मिरर है सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑप्टिक्स का मतलब ऐसी चीज जो कि बेसिकली मिरर से रिलेट कर रही है। तो जितने भी कंसेप्ट वहां पर आ रहे थे, जितने भी टॉपिक्स वहां पर आ रहे थे, वो सारे एकदम बेसिक से हमने एडवांस लेवल पर वहां पर स्टडी करे। यहां पर ये जो सेशन है ऑप्टिक्स नंबर 2, ये भी बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है। इस पर्टिकुलर सेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बचे हुए, वो सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। यार एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, वो जो लास्ट सेशन था जिसमें ऑप्टिक्स नंबर 1 पहला सेशन था ऑप्टिक्स का, उस पर्टिकुलर सेशन में स्टार्टिंग के 2 मिनट में ना एक बैकग्राउंड म्यूजिक डाला था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, कॉपीराइट आ गया था। तो थोड़ा वॉइस में इशू आ गया था। मगर यहां पर कोई एज सच बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है और आपको मेरी आवाज एकदम बढ़िया तरीके से सुनाई दे रही होगी। तो यहां पर कुछ कंसेप्ट्स हैं जो कि हम यहां पर किल करने वाले हैं। देखो बेसिकली मैं आपको एक बात बताने वाला हूं कि जितने भी टॉपिक्स यहां पर लिखे हुए हैं ना, मैं इनको बेसिकली टॉपिक नहीं मानता हूं। ये खुद में ही एक बढ़िया लेवल के कंसेप्ट्स हैं और जब आप कंसेप्ट क्लियर करोगे ना तो फिजिक्स में बहुत ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी। आप बोलते हो ना हमसे न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, हमसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। आपका वो जो तरीका है सॉल्व करने का वही गलत है। और ये तरीका कैसे सीखा जाता है? ये तरीका सीखा जाता है कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद उनका इंप्लीमेंटेशन करना। तो लास्ट बैच में मैं एक ही 1 शॉट में सब कुछ करा देता था, बिल्कुल करा था, क्योंकि टाइम कम होता है और एक ही सेशन में सभी को सब कुछ चाहिए होता है। मगर इस पर्टिकुलर सेशन में, इस पर्टिकुलर जो सीरीज है एकलव्य बैच की, जिसमें फ्री में ये चीजें अपन कर रहे हैं, तो अपन थोड़ा बेसिक से जा रहे हैं और सारी चीजें एकदम ओवरऑल फिनिश कर रहे हैं। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई को भी जैसे ये सारी चीजें मेरे से लाइव इंटरेक्ट करके पढ़ना है, सारी चीजें एकदम इंटरेक्टिव सेशन में आपको आना है, जिसमें टेस्ट देना है, टेस्ट का एनालिसिस करना है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, एकदम क्लासेस टाइम टू टाइम लगानी है, सारी चीजें। यदि आपको इवन बोर्ड्स के साथ भी मैनेज करनी है, और यदि कुछ लोग ऐसे हैं जो ड्रॉपर्स वगैरह हैं, सारी जो एनडी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको लास्ट बार में एक चीज बताना चाहूंगा। यहां पर हमारा फास्टिक बैच में एक बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ क्रिसमस। और ये जो पर्टिकुलर ऑफर है ये 28 दिसंबर तक वैलिड होने वाला है, ठीक है। इट विल बी वैलिड अप टू 28 दिसंबर। तो आप यदि चाहते हो ये जितनी भी फीचर्स जिनके साथ हम सलाइन फीचर्स के साथ हम लोग पढ़ाते हैं, उन सारे फीचर्स को अवेल करना, तो आप बिल्कुल फास्टिक बैच के लिए जा सकते हो। सो जेंटलमैन, इफ यू लुक एट यहां पर जितनी भी चीजें बताई गई हैं, जैसे रिफ्रैक्शन है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और डिस्पर्शन। भाई इतने सवाल पूछे जाते हैं ना, इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, मतलब इन टॉपिक से, कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो यहां पर यदि इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है एकदम नीचे से ऊपर तक, तो ये वाला सेशन आपके लिए है। तो बढ़िया, अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर पहले अपन बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। लास्ट वाले सेशन में पूरा रिफ्लेक्शन खत्म कर लिया था। यहां पर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप सोच रहे होंगे कि इसकी जो हेडिंग है ये टेढ़ी क्यों बनी हुई है? यार यही तो रिफ्रैक्शन है, यही रिफ्रैक्शन है, मतलब लाइट का बैंड होना। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसी लाइट का बैंड होना, उसको रिफ्रैक्शन कहा जाता है। अब ये जो रिफ्रैक्शन है, यहां पर जो लाइट है उसके डायरेक्शन में भी चेंज आता है और उसकी वेलोसिटी में भी चेंज आता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लाइट की ना अलग अलग मीडियम में अलग अलग वेलोसिटी होती है, क्योंकि वो मीडियम है, उनकी भी ऑप्टिकल डेंसिटी वैसे तो अलग अलग होती है, जिसकी वजह से यहां पर जो लाइट ट्रेवल करती है उसकी भी स्पीड अलग देखने को मिलती है। तो बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे, मतलब डायरेक्शन में चेंज आना, एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है कोई भी लाइट रे, तो उसके डायरेक्शन में चेंज आना, इसको रिफ्रैक्शन कहा जाता है। देखो मैं आपको एकदम नॉर्मल बता रहा हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कोई भी चीज है, जैसे ये आपका एक मीडियम 1 है, ठीक है, और यहां पर मीडियम 2 है। अब सीन ऐसा है कि ये मीडियम 1 ऐसा है कि जब आप एकदम डिस्ट्रैक्टेड थे, ठीक है, ये एकदम डिस्ट्रैक्शन वाला है, डिस्ट्रैक्शन वाला मीडियम है, और ये वाला एकदम डायरेक्शनल, एकदम अपन बोलेंगे टारगेटेड मीडियम है। टारगेटेड मतलब जिसमें आप एकदम मोटिवेशनल हो, ठीक है, एकदम यू आर फिल्ड विथ पॉजिटिव एनर्जी। अब आपको पढ़ाई करनी है। तो कोई भी इंसान को सक्सीड होना है तो वो क्या करना पड़ेगा भाई, कि उसको नॉर्मल की तरफ इंक्लाइंड होना पड़ेगा। आपको तो पता है, क्योंकि एक नॉर्मल ऐसी चीज है कि आपने जो उसको सेट कर लिया, यू नो इट वेरी वेल कि नॉर्मल ये है, मतलब ये एक ऐसा तरीका है जिसके ऊपर हमको चलना है, जिससे पेपर क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल ये डिस्ट्रैक्शन वाला मीडियम था, आप ऐसे आ रहे थे घूमते घामते, अब आपने सोचा कि हम एनडी की तैयारी करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि भाई नॉर्मल ये है, ठीक है, ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल में रहकर हमको जो भी है तैयारी करनी है, नॉर्मल से दूर भागेंगे तो नहीं होगा। अब यहां पर जो पहला वाला जो मीडियम था
उसमें आपने क्या देखा, ये डिस्ट्रैक्टेड थी, मतलब ऐसे डेविएट हो रही थी। इसको जाना कैसा था, वही डिस्ट्रैक्टेड यदि होती तो ये चली जाती कैसे, ऐसे। ये चाहती तो एकदम ऐसे चली जाती, मगर क्या ये ऐसी गई, नहीं। आपको भी ये नहीं करना है। मैं वही तो आपसे बोल रहा हूं, आपका पास्ट कैसा था ये मैटर नहीं करता है कि आपका प्रेजेंट कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा, मगर आपका प्रेजेंट कैसा है, आप प्रेजेंट को कैसे डील कर रहे हो, ये जरूर आपका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों डिसाइड करने वाला है। तो जब ये टारगेटेड मीडियम में आई तो ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल क्या हो गई, बेंड हो गई। तो यहां पर डायरेक्शन का चेंज हुआ, बिल्कुल सर चेंज हुआ। तो बस यही चीज है यार, मीडियम चेंज होगा तो क्या होगा, जो लाइट रे है उसका डायरेक्शन चेंज होगा। अब ये मीडियम कैसे कैसे हो सकता है, तो आप एक बात बताओ, यहां पर जो मीडियम आया ये वाला, ये कैसा था, डेंसर, ये वाला था डेंसर, और जो ऊपर वाला मीडियम था ये कैसा था, रेयरर, ये वाला रेयरर था। यहां पर जो डेंसर मीडियम है ना, काफी ज्यादा चैलेंजेस थे, मतलब चैलेंजेस आ रहे थे, इसलिए तो यहां पर वो क्या हुआ, नॉर्मल की तरफ इंक्लाइंड हो गया, सारी चीजें प्रॉपर टाइम टू टाइम कर रहा था, क्योंकि सिचुएशन इतनी हेक्टिक हो गई थी ना, मतलब डेंस हो गई थी, मतलब कि ज्यादा पार्टिकल्स थे, मतलब ज्यादा चैलेंजेस। समझ में आ रहा है, रिलेट कर लिया ना, वही चीज यहां पर। अब देखो यहां पर कभी भी कोई अब डेंसर से रेयरर में जाएगा, अब कई लोग होंगे अभी तक बढ़िया तैयारी करते आ रहे होंगे, मगर अभी भूत सवार होगा कि अपन क्या करते हैं, न्यू ईयर की पार्टी कर लेते हैं, कुछ ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो वही डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम, अब ये क्या होंगे, ये नॉर्मल की तरफ नहीं जाएंगे, दे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अभी दी नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर चले जाएंगे, जाना था इनको ऐसे जाना था, मगर ये दूर चले गए। अब दूसरी चीज यहां पर क्या है, रेयर से डेंसर, मतलब ये कहां पर जाएंगे, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली। व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, जब कोई भी मीडियम 1 से 2 में लाइट ट्रेवल कर रही है ना, तो बिल्कुल बेशक स्पीड चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होती है, मगर एक चीज कांस्टेंट रहेगी जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज, फ्रीक्वेंसी में एज सच कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। अब भैया कारण क्या है रिफ्रैक्शन का, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोल दिया था, देखो लाइट की जो स्पीड है ना, ये अलग अलग मीडियम में अलग अलग है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है रिफ्रैक्शन का, और ये अपने दिमाग में बैठा कर रखना। सारे के सारे मीडियम है, सभी की अपनी अपनी ऑप्टिकल डेंसिटी है, मतलब सभी की अपनी अपनी डेंसिटी है, अलग अलग मटेरियल से मिलकर बने हैं, उनका जो पार्टिकल्स है उनके अंदर वो अलग तरीके से कॉन्स्टिट्यूटेड है। सारे के सारे पार्टिकल्स दे आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो सभी का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, बिकॉज ऑफ विच लाइट की जो डायरेक्शन, मतलब लाइट की जो स्पीड है वो अलग अलग है। अब ये अलग होगी तो पक्की बात है डायरेक्शन भी अलग हो जाएगा, बस यही रीजन है रिफ्रैक्शन का। अब क्या इसके एग्जाम्पल याद करना जरूरी है, अरे आप पढ़ोगे आपको खुद समझ में जाएगा। रिफ्रैक्शन मतलब आड़ा टेढ़ा दिखना, तो आड़ा टेढ़ा कैसे, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक टैंक है, ठीक है, उसमें जो पानी है वो थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है ना, रेज दिखता है, वो काहे की वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ठीक है, अब आपने देखा होगा जो पूल का पानी है वो हल्का सा उठा हुआ दिखता है, वो भी इसी के कारण दिखता है। अब आपने कभी भी एक ग्लास स्लैब होता है, ग्लास स्लैब मतलब देखो ऐसा एक स्लैब होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा, एक मतलब क्यूब टाइप का ऐसा क्यूबॉइड ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। अब इसमें जो होता है ना, यहां पर जब आप इसको लेटर्स वगैरह के ऊपर रखोगे ना तो उठे हुए दिखते हैं, लेटर्स कैसे, रेज दिखते हैं। यूजुअली चीजें ना बेंड दिखेंगी, उठी हुई दिखेंगी, तो समझ जाना रिफ्रैक्शन की वजह से। यहां पर जो पेंसिल है ये कैसी दिख रही है, बेंट दिख रही है, मैंने बोला ना बेंड दिख रही है। अब ये बेंड क्यों है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बस एकदम बेसिक, आपको ऐसा पूछेगा कि क्या है, अब ये नहीं बता सकते तो फिर क्या ही कर सकते हो, एकदम बेसिक आपको बता दिया। तो अभी तक रिफ्रैक्शन तो एकदम बढ़िया क्लियर हो गया है ना, क्यों होता है ये भी पता चल गया। यदि रेयर टू डेंसर जाएगी ये भी पता हो गया, डेंसर टू रेयर जाएगी ये भी पता हो गया, एग्जाम्पल भी पता हो गया, मतलब कि कितनी चीजें क्लियर है भाई यहां से। मतलब पहला टॉपिक तो क्लियर है। अब अपन आते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर। नहीं अभी नहीं भाई, पहले ये देख लो, ठीक है। अब मैं आपको ग्लास स्लैब का एग्जांपल बताता हूं। ऊपर अपन ने ग्लास स्लैब लिया था ना, यहां पर अपन ग्लास स्लैब ही लेते हैं, ठीक है। ये कोई स्लैब है, ठीक है, ऐसा ये पूरा ऐसा मैंने बना दिया, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। ये पूरा एक मीडियम है, समझो ये एक मीडियम है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर मीडियम में है ना, यहां पर एक लाइट रे आई, ये लाइट रे आई ऐसे। अब यहां पर यदि आप देखोगे नॉर्मल कैसे ड्रॉ होना है, ये नॉर्मल है, क्योंकि यहां पर जहां पर इंसिडेंट है आप वहां से नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ये नॉर्मल है भाई, ठीक है, ये नॉर्मल। अब इसको जाना कैसे था, ये जो लाइट है इसको लाइट को जाना ऐसे था भाई, ये मतलब ऐसे करते 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 इसको पूरा मतलब ऐसे करते करते चले जाना था। मगर ये बाहर वाला कौन सा मीडियम है, ये तो एयर है, और ग्लास स्लैब की बात चल रही है, ये क्या है, ये है ग्लास। तो अब आप कॉमन सेंस लगाओ, अब ग्लास क्या है, ज्यादा डेंसर है ना, इससे ज्यादा डेंसर है, तो ये नॉर्मल की तरफ क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, ये कर गया मूव, है ना। ये थोड़ा स्ट्रेट नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये नॉर्मल की तरफ डेविएट हो गया, ये हो गया नॉर्मल की तरफ डेविएट, ये देखो हो गया। अब इसको यहां से कैसे जाना था, इसको जाना था ऐसे,
जैसे कि ये निकला, मगर नॉर्मल यहां पर बनी, मतलब नॉर्मल आप खुद देखो, ये नॉर्मल यहां पर बनाओ, नॉर्मल सीधी बन जाओ भाई, क्यों इंसल्ट करवा रही है। ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है। अब डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो ये कैसी हो गई, ये, ठीक है, ये ऐसी हो गई, अब ये अवे हो गई। तो यहां पर मतलब आप कॉमन सेंस लगाओ, है ना, ये सारी चीजें हुई। एक बार दोबारा आपको नजर आएगी कि यहां पर इंसिडेंट हुई, जाना था ऐसे मगर जाना था डेविएटेड, मगर क्या होगी, नॉर्मल की तरफ। क्यों, क्योंकि ये है डेंसर और ये है रेयरर, ये डेंसर है और ये रेयरर है, ठीक है। ये अवे हुई, फिर यहां पर और दूर हो गई। अब एक कॉमन सेंस लगाओ, आपको यहां पर ये जो इंसिडेंट रे है ये ऐसे जाना था सीधी, है ना, तो उसके हिसाब से जो इंसिडेंट थी ऐसी, मगर जब आपने देखा कि ये यहां से ग्लास स्लैब से इमर्ज हो रही है, ये उठकर यहां पर आ गई, है ना, मतलब पैरेलल यहां पर आ गई, इसके एकदम इधर आ गई, तो मतलब इतनी ये क्या हो गई, डेविएट हो गई, मतलब इतनी डिस्प्लेस हो गई, सॉरी, इतना यहां पर क्या आकर डिस्प्लेस्ड हो गई, ये ओवरऑल आकर क्या हो गई, डिस्प्लेस्ड हो गई। बस इतना ही अभी आप पढ़ो। अब मैं आपको बताता हूं कैसा क्या है ग्लास स्लैब। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये आपको ओवरऑल जो मैंने बताया था ये वही है। अब यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, नॉर्मल, और इसके बीच का ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है कि आपको यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है भाई, यहां नहीं होता है रिफ्रैक्शन में, याद रखना, ये रिफ्लेक्शन में होता है। यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल ऑफ इमर्जेंट के बराबर, है ना, ये है एंगल ऑफ इमर्जेंट, ठीक है, ये दोनों बराबर होता है। अब यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस है। अब यहां पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये जो होता है ना लेटरल डिस्प्लेसमेंट, क्या है, इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे। मतलब जो इमर्जेंट रे है, मतलब इमर्जेंट रे कौन सी, ये वाली, इसको आप बोलोगे इमर्जेंट रे। अब ये तो इमर्जेंट रे है, और ये वाली जो थी ये कौन सी थी, ये इंसिडेंट रे थी। अब आप बोलोगे सर इंसिडेंट रे तो वहीं रुक गई थी ना, अरे अपन ने एक्सटेंड करी हुई, एक्सटेंडेड। इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको कहा जाता है क्या, लिटरल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि तभी तो वो डिस्प्लेस होकर नीचे आई, अभी तो मैंने समझाया था। अब क्या सर, अभी आपने बोला जब अपन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते थे उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते थे, मगर क्या सर यहां पर जो रिफ्रैक्शन है इसमें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इमर्जेंस के बराबर है। तो क्या ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर आता है, नहीं आता है। तो फिर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है क्या, देखो अभी अपन जानेंगे। तो ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है इसके कुछ फैक्टर है, ठीक है, क्या फैक्टर है, आप एक बार बताओ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ क्यों, थोड़ा दिमाग लगाओ, वाई, ये जो ऊपर आपको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला ये हुआ क्यों, ये इसलिए मिला क्योंकि मीडियम चेंज हुआ, ये जो पर्टिकुलर मीडियम है इस मीडियम में चेंज आया इसकी वजह से। अब ये जो मीडियम चेंज हो रहा है, ये मीडियम किसके कारण चेंज हुआ, क्योंकि यार इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी अलग थी, ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी अपन देखेंगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग था। अब ऐसे कर करके अलग अलग चीजें हैं। तो अब क्यों ना मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगी जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ये काय के ऊपर डिपेंड करता है। आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, सही बात है, जितना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ज्यादा डिस्प्लेस होगी वो। आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। थिकनेस ज्यादा है मीडियम की, ग्लास स्लैब की थिकनेस बढ़ा दो और ज्यादा डिस्प्लेस हो जाएगी। वेवलेंथ बढ़ाओगे, बस वेवलेंथ ऐसी चीज है कि आपने यदि वेवलेंथ बढ़ा दी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, बस, ठीक है, इतना बेसिक है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पता जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये कहीं से कहीं तक ये नहीं बोलती कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। मैं मान रहा हूं कि वो इक्वल है बट नॉट एज पर द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखो बेसिकली क्या होता है कि यहां पर कहा जाता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और दी नॉर्मल, तीनों के तीनों टू द पॉइंट ऑफ इंटरफियरेंस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, मतलब जहां पर दोनों, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम ये देख रहे हो, यहां पर ये जो ये वाला पोर्शन है ना इसको क्या बोल रहा है, ये है दोनों का एकदम वो वाला मूवमेंट, यहां पर तीनों एक जगह लाई करते हैं, समझो ना। यहां पर इंसिडेंट रे भी है, रिफ्रैक्टेड भी है और नॉर्मल भी है, तीनों के तीनों एक ही सरफेस पर जो इंटरफेस है वहां पर लाई करेंगे। ये क्लियर है, बिल्कुल सर। अब आखिरी में ये बोलता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना मर्जी चाहे तुम जो भी चीज है चेंज कर लो, है ना, जितना आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर फर्क पड़ेगा, ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर फर्क पड़ेगा, पक्की बात है, पड़ेगा। मगर जितना मर्जी चाहे तू एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर ले, एक चीज तो कॉमन रहेगी कि साइन आई अपॉन साइन आर जो रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा एक गिवन मीडियम के लिए।
कुछ भी कर ले, ठीक है। यदि तेरा आई फॉर एग्जाम्पल 30 है और रिफ्रैक्शन कितने का हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ 20 का। यदि तेरा आई 45 है, रिफ्रैक्शन हुआ 40 का, है ना, तब भी रखोगे हर केस में सेम आएगी। वो तो ऐसे मैंने आपको बता दिया है, कुछ भी हो, कैसा भी कुछ केस हो, यहां पर जो तुम्हारा जो ये आएगा, अब ये है क्या जो आएगा, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, मतलब कितना भी चेंज कर ले भाई, ये चीज कांस्टेंट रहेगी। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ लाइट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। इसको कहा जाता है स्नेल्स लॉ। क्लियरली यहां लिखा है, जितना मर्जी चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर लो, बट वन थिंग विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट रहेगा, वाइल जब तक मीडिया सेम है, मतलब वो पेयर सेम है। आगे बढ़े, बिल्कुल सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, देखो भाई, रिफ्रैक्शन तो हुआ, ठीक है, सभी को पता है यहां पर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। मगर ये रिफ्रैक्शन को जब अपन कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो हमें इसका मैग्नीट्यूड पता चलेगा, मतलब कितना है। जैसे मेरी हाइट मैंने बोला 6 फीट है, तो 6 फीट उसका मैग्नीट्यूड है। ऐसे ही मैंने बोला रिफ्रैक्शन हुआ, कितना हुआ, तो वो उसको बोलेंगे ना कितना, इसको कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका इंडेक्स बताओ, मतलब कि कितना, इसकी यूनिट है ये, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब किस एक्सटेंड पर रिफ्रैक्शन हुआ, वही चीज है। तो इसको रीड करो, आपको क्लियरली समझ में आएगा। क्या है, द एक्सटेंड ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, जो किस, मतलब जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, वो किस एक्सटेंड पर हो रहा है, दैट टेक्स प्लेस इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको काय के टर्म्स में एक्सप्रेस करा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग म्यू से, ठीक है, इसको म्यू से डिनोट करेंगे। और यहां से अपन डिनोट करने के बाद ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसी को ऑप्टिकल डेंसिटी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यार कोई भी, मतलब कोई भी एक, वहां पर अपन ने जैसे ग्लास स्लैब लिया, उसकी कुछ डेंसिटी है, वही तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहा जाता है, उसी के टर्म्स में मेजर करी जाती है। मतलब यदि आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने का बोला है, आप ऑप्टिकल डेंसिटी फाइंड, बात दोनों का मतलब एक ही है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ठीक है, तो आपको पता है डेंसिटी ज्यादा है। और यदि डेंसिटी ज्यादा है कोई भी मीडियम की, तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि भाई वो तो ज्यादा डेंस हो गया ना, तो वेलोसिटी कम होगी। बिल्कुल सर, ये तो क्लियर है। तो क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। ये देखो, ये ज्यादा है तो ये कम है, मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कम, ठीक है। हो सकता है कि कैमरा यहां पर स्विच हो गया होगा, मगर मेरी आवाज आपको एकदम आ रही होगी। यहां पर मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। स्विच ऑफ हो गया, बस सुनो मेरी बात ध्यान से। यहां पर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा देखने को मिल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर ज्यादा है, तो वेलोसिटी यहां पर कम हो जाएगी। सेम चीज यहां पर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा, वो कम। तो अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते कैसे, ये यहां पर मैं कुछ ड्रॉ करके बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, लिसन टू मी केयरफुली। ये एक मीडियम है, इसका नाम है, बढ़िया बात बता रहा हूं, ये है मीडियम 2, और लाइट रे आ रही है मीडियम 1 से 2 में आ रही है। तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता क्या निकालोगे, 2 का निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू 1। हमेशा याद रखना, यदि मैंने बोल दिया यहां पर है B और ये है A, और B से A में आ रही है, तो अब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या निकालोगे, A जिसमें आ रही है उसका विद रिस्पेक्ट टू B। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको कैसे लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। ठीक है, जो रिस्पेक्ट वाला सीन होता है वो आता है यहां की किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, और किसका फाइंड कर रहे हैं वो ये है, मतलब ये किसका एक्चुअली जिसका फाइंड कर रहे हो, और ये वाला जो है वो आ जाता है यहां। अब देखो, दोबारा देखो, यहां पर क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बढ़िया सी चीज मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि आपने ये वाला केस है, इसमें लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B। आपको पता है इसको 1 अपॉन VA, क्योंकि इनवर्स है, बोल सकते हो इसको 1 अपॉन VB बोल सकते हो, मतलब वेलोसिटी तो इसके इनवर्स होगी ना, तो आप ऐसे लगा सकते हो। कैसे, अब आप ओवरऑल कैसे लिख दोगे, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये B है और ये A है, ये B है ना, बिल्कुल नहीं A था, वो A था, ये A है और ये B है। आप सबसे पहले ऊपर ये वाले को लिखना, काय को, A वाले को। अब यहां पर आया, यहां पर आ जाएगा B और यहां पर आ जाएगा A, बस सोचिए, ये फॉर्मूला हो गया।
बस यही है, एक्स वाई के फॉर्म में यहां पर लिखा हुआ है। चलो एक और बार बताऊं, एक्स वाई के फॉर्म में बताऊं, देखोगे? चलो देखो यार, आपने लिखा यहां पर कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको बोलेंगे वाई और विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सेम चीज आपने यहां पर लिख दी, मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई अपॉन रिफ्रेक्टिव, ये वाला यहां आ गया, अपॉन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वी वाई अपॉन 1 अपॉन वी एक्स। समझ में आया? तो बस यहां से ही आ गया। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो एयर का है ना वो मिनिमम है, मगर डायमंड का मैक्सिमम है, मतलब 2.42 समथिंग। ठीक है, जो मीडियम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब लाइट की वेवलेंथ बढ़ती है ना तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? देखो एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पता क्या होता है? बस कुछ नहीं, इसमें हम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम की बात करने लगते हैं, है ना, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। इसको हम लोग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या बोलते हैं? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। अब मेरी बात हमेशा याद रखना, ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है ना, इसमें क्या पर्टिकुलर सीन आपको देखने को मिलता है कि आप दूसरे, मतलब जैसे कि आपने यहां पर लिया कोई भी मीडियम, आप इसके रिस्पेक्ट में यहां पर क्या ले लो, आप इसके रिस्पेक्ट में ले लो वैक्यूम, बस सेम करके आप फॉर्मूला निकाल दोगे, स्पीड वाला फॉर्मूला ये आ जाएगा, है ना। आप ट्राई करना, बिल्कुल मैं करवा दूं क्या? ये देखो, आपने क्या लिखा? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोई मीडियम अपॉन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम। स्पीड के फॉर्म में लिखोगे स्पीड ऑफ, यहां पर स्पीड ऑफ कोई भी, यहां पर वैक्यूम आ जाएगा, और यहां पर स्पीड क्या आ जाएगी? यहां पर स्पीड आ जाएगी कोई भी एक मीडियम की। तो वही तो यहां पर लिखा है, मीडियम यहां पर ऑयल ले लिया है, इसको एन से डिनोट करते हैं, कोई भी इसकी यूनिट नहीं है और ये डायमेंशनलेस है। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन है, मैं आपको करवाता हूं, और आगे के 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा। ऐसा क्या है ये क्वेश्चन में? व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ अ प्लास्टिक स्लैब ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स √3। अब यहां पर बोल रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। ठीक है, आपको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स √3 दिया है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री दिया है, तो बस लगा दो साइन आई अपॉन साइन आर, है ना, यही तो दोनों के बीच का रिलेशन, इज इक्वल टू म्यू। साइन आई हमको निकालना है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन आर मल्टीप्लाई बाय म्यू। ये कितना हो जाएगा? साइन आर आपको कितना गिवन है? 30। साइन 30 कितना होता है? 1/2 मल्टीप्लाई बाय √3। √3/2 कितना हो जाएगा? आई इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ रे ऑफ लाइट, ठीक है, ध्यान से देखो क्या हो गया। देखो यहां पर, ठीक है, अ लाइट एंटर्स फ्रॉम एल्कोहल टू एयर, एल्कोहल से एयर में एंटर कर रही है। मैं हिंट दे रहा हूं ये वाला कैसे करना है। कहां कर रही है? एयर में। तो ये एयर कर दो पहली बात, तो आप पहले एयर को ले लो 2, है ना, आप एल्कोहल है, एक एल्कोहल है और एक है एयर, 1 से 2 में। ठीक है, तो आपको निकालना 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1, इसका फॉर्मूला लिख दो। ठीक है, और ये V1 और ये V2। ठीक, बस वैल्यू पुट कर दो, सारी चीजें हिंट आपको दी है। कभी भी आपको एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ना दे तो 1 ले लेना, और एयर की मतलब जो लाइट की स्पीड होती है एयर में वो 3 × 10⁸ होती है। ये यहां पर याद कर लेना, एकदम दिमाग में अपने रख लेना ये जो चीज यहां पर गिवन है। ठीक है, आई होप आपको दोनों चीजें क्लियर होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये वाला भी ट्राई करना, ये आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं। देखो कमेंट सेक्शन में होमवर्क क्वेश्चन वहां पर क्लियरली लिखना कि ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, फिर मैं आपको चेक कर दूंगा, वहां पर हार्ड दे दूंगा यदि आपका आंसर सही होगा तो। अब यहां पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, जैसे ये बंदा खड़ा हुआ है, एक मछली आपको नीचे एकदम गहराई में जाकर दिख रही है कि एक मछली कहां पर है? नीचे है। ठीक है, एकदम डेप्थ में है, और एक मछली, अब यही जो मछली है आपको कहां दिखेगी? उठी हुई। क्यों? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्शन की वजह से। तो यहां पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हुआ कितना? ये उसकी क्या है? एक्चुअल डेप्थ, मगर एपरेंट वेट, जो एपरेंट डेप्थ है वो कितनी है? इतनी, क्योंकि ऊपर दिख रहा है। तो आपको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो रियल अपॉन क्या कर दो? एपरेंट कर दो। रियल अपॉन एपरेंट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब आता है लेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, एकदम आसान है यार, जिसने मिरर बढ़िया तरीके से पढ़ा है ना, लेंस उसके लिए कुछ नहीं है। 2 प्रकार के लेंस होते हैं, एक कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग। ठीक है, उधर कन्वर्जिंग कौन था? उधर था कनकेव, यहां पर है कन्वेक्स लेंस। ये ऐसा लेंस है जो कि सेंटर में थिक होता है, मोटा होता है, और एंड में कैसा होता है? थिन होता है। 3 प्रकार के होते हैं ये, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ये सवाल नहीं, बस आप ये देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप यहां पर इतना याद रखो कि जो कन्वेक्स है, ये कन्वेक्स पर्टिकुलर कैसा है? कन्वेक्स लेंस जो है ना,
ये होता है डबल कन्वेक्स लेंस, इसको कहा जाता है, और ये कन्वर्जिंग है। कनकेव की बात करोगे डाइवर्जिंग है, सेंटर से पतला रहता है मगर कॉर्नर से कैसा रहता है, मोटा रहता है, और ये डाइवर्जिंग है। पैरेलल रेस आकर यहां पर क्या कर जाती है, डाइवर्ज कर जाती है। अब ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना समझ लिया मतलब खेल खत्म। मिरर में आपने कनकेव के 6 केसेस पढ़े थे, बिल्कुल सर पढ़े थे, और कन्वेक्स के 2 केसेस पढ़े थे। लेंस में आप लोग क्या करोगे, कन्वेक्स के 6 केसेस पढ़ोगे और कनकेव के 2, ठीक है। मिरर में देखो, जब सेम साइड, मिरर में ऐसा था कि सेम साइड पर था, सेम साइड पर कन्वर्ज और डाइवर्ज हो रहा था, मगर लेंस में कन्वर्ज और डाइवर्ज दूसरी साइड होगा। मतलब ये है तो यहां पर ऐसे चला जाएगा, ऐसे इधर, ठीक है, मतलब दूसरी तरफ होगा। क्यों? क्योंकि लेंस का तो काम ही है यार पास कराना, लेंस का तो काम ही यही है ना, पास कराना, तो वही चीज यहां पर होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, उधर कुछ रूल्स पढ़े थे, हमने स्टडी करी थी ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, उन्हीं रूल को यहां पर स्टडी करने वाले हैं। उधर कैसा था कि कोई रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से पास हो रही थी, तो यहां पर अपन ये है लेंस, यहां पर पैरेलल आ रही है, तो ये कहां से पास हो जाएगी, फोकस से, ठीक है। ये जहां पर भी पास हो रही होगी ये पॉइंट हो जाएगा फोकस। ऑन दी अदर हैंड, जैसे ये आपका क्या है, ये वाला है आपका कनकेव है, अब कनकेव में जैसे आई पैरेलल, अब यहां तो ये डाइवर्ज कर देगा, तो फोकस कहां है, आप इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करके देखोगे ना, जहां पर भी मिलेगा ये है फोकस, ठीक है। अब दूसरा देखो, अब यदि पैरेलल आ रही है, ये यहां पर देखो, यहां पर फोकस से पास हुई, ये यदि फॉर एग्जांपल ये फोकस है, यदि फोकस से पास हुई तो आगे चल के क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। यहां पर ये फोकस से पास कैसे, इसने सोचा यहां पर देखो, ये वाला डायग्राम देखो सारे के सारे, यदि यहीं देखो यार, ये व्हाइट वाला, इसने सोचा ये है फोकस, मैं यहां से फोकस के पास जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, ये ऐसे ऐसे करके पहुंची तो नहीं, एक्सटेंड कर दिया, आगे जाके क्या हो गई, पैरेलल हो गई, बात खत्म। और आखिरी क्या है, यदि ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो सीधे होकर निकल जाएगी, यहां पर भी ये ऑप्टिक सेंटर से जाएगी तो सीधे होकर निकल जाएगी, ठीक है। तो 3 चीजें दिमाग में रखनी है, पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी, फोकस से निकल रही है तो पैरेलल हो जाएगी, और ऑप्टिक सेंटर से निकल रही है तो ऑप्टिक सेंटर से गुजर जाएगी। बस ये 3 चीजें याद हो गई ना। अब करते रे डायग्राम, ठीक है। मिरर फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। पहले तो अब मेरी बात सुनो, है ना, एक चीज मैंने आपको क्या याद करवाई थी, अपन ने क्या पढ़ा था, सुनना ध्यान से, अपन ने कुछ चीजें पढ़ी थी, पहले मैं बना लेता हूं, क्या हमने ये पढ़ा था, ये क्या था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, और ये क्या था, पोल। अब हमारी अलग अलग जो पोजीशन थी, ठीक है, याद रखना, यहां पर जो ऑब्जेक्ट था और जो इमेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां था, पहले इंफिनिटी, इमेज बन रही थी फोकस पर, फिर बियॉन्ड सी, ठीक है, इमेज कहां बनी, सी एंड एफ के बीच में, सी पर तो सी पर इमेज, सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट आया तो इमेज कहां बनी, बियॉन्ड सी, ठीक है। एफ पर आया तो इंफिनिटी पर, और एफ एंड पी के बीच में आया तो कहां बनी, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। इतना सीन हुआ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सेम यहीं पर होगा, सेम सब कुछ सेम होगा, बस एक काम कर दो, यहां पर ये क्या है, लेंस में ये एफ होता है ना, तो ये सी की जगह अपन इसको बोल देते हैं 2f, ये एफ है, और बीच में तो आपको पता है यहां पर क्या हो जाता है, ओ, सब सेम है, यहां पर क्या आ जाता है, ओ। और यहां आपको पता है ये जो, मतलब ये अपन बात कर रहे हैं कि लेंस की, सेम अपन इसका क्या बना दे रहे हैं, ये लो लेंस बना दिया, इसको काट के हमने ये बना दिया लेंस, है ना, ये कोटिंग हटा दो, कोटिंग हटा दी, ये लेंस बन गया। अब मेरी बात सुनो, ये है एक तरफ वाले, फोकस दूसरी तरफ भी तो होगा ना, क्योंकि 2 मिरर से मिलकर क्या बना है, लेंस बना है, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा f2, और यहां वाला कितना हो जाएगा, 2f2, ये 2f2 हो गया, f1 और ये f2। अब सुनना मेरी बात, अब कुछ नहीं करना है आपको, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे बिल्कुल बनेगी, मगर कौन से, दूसरी तरफ वाले पे बनेगी, मतलब f2 पर, समझे। अब यदि मैंने आपसे बोल दिया बियॉन्ड 2f1 आपका ऑब्जेक्ट है, आपको पता है इमेज कहां बनती है, बियॉन्ड 2f1 मतलब बियॉन्ड सी, और बियॉन्ड सी मतलब सी और एफ के बीच में, मतलब सी और एफ के बीच में, मतलब 2f और f के बीच में, मतलब बाद वाले, मतलब 2f2 और 2f2 के बीच में। समझ में आया, समझ रहे हो, मतलब रिलेट करना है, बस आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ आपको पहले से ही याद है, कल लास्ट वाले सेशन में सब याद करवा दिया था, वो सेशन जिसने भी नहीं देखा वो बिल्कुल जाकर दे। यदि मैंने बोल दिया 2f1 पे, तो आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर पे ही बनेगी, मतलब 2f पर है तो 2f पर बनेगी, मतलब 2f1 पे है तो 2f2 पर बन जाएगी, यहां बन जाएगी, ठीक। इसके लिए ये वाला रियल वर्ल्ड है और ये वाला वर्चुअल वर्ल्ड है। अब यदि मैंने बोल दिया 2f1 और f1 के बीच में, है ना, 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो ये आपको पता है कहां बनेगा, बियॉन्ड 2f1 नहीं, बियॉन्ड 2f2, बस सेम चीज।
यहां पर बियॉन्ड 2f 2 हो जाएगा। तो ये देखो मैं अब आपको सीधा ट्रिक बता रहा हूं। f1 है तो यहां पर लिखना f2, इसको लिखना c है तो इसको आप क्या लिखना, इसको लिखना 2f2 एंड f2, इसको क्या लिखोगे 2f2, इसको क्या लिखोगे बियॉन्ड 2f2 इंफिनिटी, और बिहाइंड नहीं होगा। देखो यहां पर वर्चुअल क्या होता है, बिहाइंड नहीं, यहां हो जाएगा सेम साइड। बस ये ट्रिक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं बिल्कुल आपको एक दो बताता हूं कैसे करके होगा। जैसे ये है, ठीक है, ये क्या है 2f1 f1 f2 2f2, ठीक है, पैरेलल रेज आई, ठीक, कहां पर आएंगी फोकस पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पर था, इन्फिनिटी से रेज आ रही थी, बस ये इन्फिनिटी पर इमेज बनी। समझे? बिल्कुल सर। अब ऐसे ही करके जो एक रे डायग्राम में ना पूरा खत्म है भाई, बस एक सुनो कैसे, कोई भी ले लो, अपन ये ले लेते हैं, ये है आपका ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है, यदि आपका ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में है, आपको पता है इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड 2f2, है ना। कैसे करोगे देखो, एक और बार आखिरी बार ट्रिक समझा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। यदि आपको पता चला कि योर जो ऑब्जेक्ट है वो 2f1 और f1 के बीच में है, मतलब कि c एंड f के बीच में, है ना, तो कहां बनती है, बियॉन्ड c, मतलब बियॉन्ड 2f, मतलब 2 बियॉन्ड 2f2। तो अब देखो यहां पर ये गया पैरेलल, आपको क्या कर देना, फोकस से इसको पास करवा देना है। अरे सीधा चले जा भाई, ये चला गया पैरेलल, ठीक है, पैरेलल से फोकस से। अब आपने क्या करा, आप कुछ मत करो, इसको ऑप्टिक सेंटर से भेज दो, ऑप्टिक सेंटर से, ये यहां पर बना, समझे, ये यहां पर बनी 2 बियॉन्ड 2f2 बनी, बड़ी बनी, सेम चीज वहीं पर हो रही है। तो जिसने भी मिरर वाला सेशन नहीं लगाया, चले जाना, सारी चीजें एकदम वहीं पर मैंने क्लियर करवा रखी है, सारी चीजें, एक एक चीज, ठीक है, वो सेशन गलती से भी मिस मत करना, वहां सारी एक एक रे डायग्राम अलग से बताया मैंने, जाकर देख लेना। तो बस सेम, एक क्या करना है, पैरेलल भेजना है, पहला क्या करना है आपको, पैरेलल भेजना है ना, और दूसरी ये कहां, ऑप्टिक सेंटर से भेजनी है। स्टार्टिंग के 5 में आपने देखा था कनकेव मिरर में क्या रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा था, यहां पर भी देखो रियल एंड इन्वर्टेड बना, और आखिरी में वर्चुअल एंड डायरेक्ट, यहां पर भी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। आखिरी केस आप देख लो, थोड़ा सा बढ़िया है कि आखिरी वाला ये है, ठीक है, ये यहां पर 2f1, ये f1, ये o, ये f2 और ये 2f2, ऑब्जेक्ट आपने यहां पर रखा, ये पैरेलल गया फोकस से, ठीक है, और ये ऑप्टिक से यहां, क्या कभी जीवन में मिलेंगे नहीं, तो आपने क्या कर दिया, बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिया। जब बैकवर्ड एक्सटेंड करके देखा तो ये यहां कहीं आकर मिलते हुए नजर आ रहे, ठीक है, समझे? बिल्कुल सर, समझ में आ गया, ठीक है। तो मिरर वाला सेशन जरूर जाकर देख लेना, सारी चीजें ये बता रखी है आपको वहां पर कैसे क्या होता है। अब मिरर फॉर्मेशन बाय कनकेव, तो कनकेव का सीन कैसा है भाई, 2 ही केस हैं, जैसे वहां पर कन्वेक्स के थे वैसे यहां पर 2 हैं। ये आपका कितना हो गया, 2f1 f1 o f2 2f2, ठीक है। जब इन्फिनिटी पर होगा तो ये क्या हो गई, डेविएट हो गई, मगर जब आप ऐसे पीछे एक्सटेंड करोगे तो आपको नजर आएगा कि फोकस पे आपकी क्या बन रही है, इमेज। यही देखो यहां पर ये पैरेलल आई, ठीक है, ये यहां पर देखो ये पैरेलल आई और ये क्या हो गई, डेविएट हो गई, ये पैरेलल आई डेविएट हो गई। बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो कहां, फोकस, ये फोकस। तो कैसी बनेगी, सेम साइड, मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट, हाईली डिमिनिश। मगर यदि अब दूसरा केस, आखिरी वाला केस देखो जो कि इंपॉर्टेंट है, ये है 2f1, ये है f1, ये है f2, ये 2f2, ऑब्जेक्ट है कहां, यहां, ये गया, ये डेविएट हो गया, पैरेलल गया तो फोकस से पास होगा, ये फोकस से पास, और एक भेज दो ऑप्टिक सेंटर से, तो ये सीधे कहां है, यहां, सेम साइड बनी, मतलब कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट, बढ़िया सा। एक पैरेलल भेजना है और एक ऑप्टिक सेंटर से, खेल खत्म, ट्रिक है ये, बस, ठीक है भाई। देखो 2 तरीके होते हैं पढ़ाने के, एक होता है धीरे धीरे करके जो इररिलेवेंट चीजें हैं उनको बताना, और एक क्या होता है सीधा रिलेवेंट बता के कम समय में खेल खत्म कर देना, बस वही करा है मैंने आपके साथ, ठीक है। अब आता है लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, वहां पर 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u था, ये कब था, मिरर, ये मिरर था, ठीक है। अब लेंस में क्या हो जाएगा, माइनस, बस ये सेम फॉर्मूला, इसको भी आप क्या बोलोगे, फोकल लेंथ,
इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इनके बीच का रिलेशन बताता है। यहां पर भी आप यही बोलोगे, मगर काय में लेंस में, काय में लेंस में। क्या साइन कन्वेंशन सेम है? सब कुछ सेम है, बस कारण देखो। यहां पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं, सब समझ में आ जाएगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव लेंस। सर आपने आपने एक चीज सिखाई थी, यहां पर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, तो यू आपको कितना गिवन है? 25 सेंटीमीटर। 1 मिनट के लिए कनकेव लेंस बना लो। और ये 2f2, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, और फोकल लेंथ 25, मतलब फोकल लेंथ कितनी दी है? अब केव है, मतलब नेगेटिव थॉट्स कल ट्रिक बताई थी, -25 सेंटीमीटर। अब लोकेशन और नेचर बताना है, तो देखो नेचर और लोकेशन आप ऐसे ही बता दोगे यार, कनकेव लेंस है तो क्या कनकेव लेंस में कभी जीवन में बन सकता है क्या? यहां पर बनेगी वर्चुअल, यहां कभी रियल, कभी जीवन में नहीं बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, लेंस है। और लोकेशन बताएगा तो बिहाइंड, मतलब सेम साइड। अब सेम साइड लोकेशन एग्जैक्ट आपको बताना है, तो वी फाइंड करो कैसे? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। ये आपका मिरर फॉर्मूला है, ये इसको इंप्लीमेंट करना है। आप यहां पर वैल्यू पुट करो, आपको फाइंड क्या करना है? ये तो 1/f प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/v। कितना हो जाएगा? -1/25 प्लस, अरे 25 ही है ना, गलत क्या कर दिया। एक तो हमको ऑब्जेक्ट प्लेस दिया है फ्रंट ऑफ, और फोकल लेंथ दी है 25 सेंटीमीटर, तो एक हमको u दिया है, तो भाई u दिया है, तो यहां पर u प्लस हो जाएगा। 1 मिनट रुको, दोबारा करते हैं। (1/v) यहां पर क्या हो जाएगा? -1/u लेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको गिवन है ये, और ये फाइंड करना है। ये केव है -1/25 प्लस u हमेशा माइनस लेते हैं, आपको पता है, तो ये माइनस होगा, u हमेशा माइनस आएगा। ये कितना हो जाएगा? -2/25/v, तो v कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 -12.5, ठीक है। ये आ गया, क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर। अब तुम सोच रहे हो लेंस फॉर्मूला के साइन कन्वेंशन कैसे करें? सब सेम है, इससे भी ज्यादा गहराई में ऑप्टिक्स 1 में बताया है, जाकर देख लो, मजा आ जाएगा, ठीक है। 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर, ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर का टॉल ऑब्जेक्ट, तो 5 सेंटीमीटर का टॉल ऑब्जेक्ट मतलब आपको क्या गिवन है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर गिवन है। परपेंडिकुलर ऑन अ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस की बात चल रही, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, मतलब प्लस वेक्स है तो 20 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब u आपको कितना गिवन है? -30 सेंटीमीटर। आप थोड़ी देर के लिए कन्वेक्स बना लो, ठीक है। अब फोकल लेंथ कितनी है? अब आप देखो, ये क्या बोल रहा है? पोजीशन और नेचर है ना। अब एक ट्रिक बताऊं आपको, बिना उससे क्वेश्चन सॉल्व करने की, आप खुश हो जाओगे, बोलोगे भैया बताओ बताओ। फोकल लेंथ कितनी गिवन है? 20 ना, तो ये कितना है? यहां तक 20, यहां तक है ना, तो ऑब्जेक्ट तो यहां रखता है ना। अब सुनो, 20 आपको पता है, ऑब्जेक्ट कहां है? 30 पर, तो मतलब यहां होगा। इन दोनों के बीच में 2f1 और f1, तो ऑब्जेक्ट यहां बनेगा और बड़ा बनेगा, तो आपको पोजीशन तो वैसे ही पता चल गई है ना। किसी को समझ में नहीं आया ना? अब मैं दोबारा समझाता हूं भाई, बढ़िया ट्रिक है, सुनना ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली। ये मतलब कैसे निकाला जाता है, कई लोग पूरा सॉल्व करेंगे। आपने यहां पर 2f1 लिखा, f1 लिखा, ये o है, ये यहां पर कितना हो जाएगा? f2, और ये 2f2, ठीक है। आपने ऑब्जेक्ट कहां पर रखा? यहां पर फोकल लेंथ आपको 20 समझ में आई,
तो ये यहाँ तक 20 है, यहाँ तक 40 है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर 30 पर रखा है, मतलब यहाँ कहीं रखा है, और F1 और 2F1 के बीच में है, तो इमेज कहाँ बनेगी 2F1 और F1 के बीच में, तो यहाँ पर। ठीक है, ये बनी यहाँ पर। तो नेचर क्या बोलोगे, इधर बनी मतलब रियल, उल्टी दिख रही है तो मतलब इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड है तो रियल। ठीक है, उसके बाद कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2। साइज कैसा बनेगा, एनलार्ज्ड, कल साइज भी याद करवा दिए थे। ठीक है, समझ में आया, बस। और क्या, अब आप बोलोगे और क्या सॉल्व करना है, और तो भाई सब वी सॉल्व करना होगा, लेंस फॉर्मूला लगाना, सॉल्व कर लेना। अब आता है मैग्निफिकेशन, सब कुछ सेम है मैग्निफिकेशन में, जो कल बताया था सेम, m इज इक्वल टू HI/HO, बस एक फर्क है, यहां पर क्या आ जाता, V/U, माइनस V/U नहीं आता। देखो मैं आपको रीजन बता रहा हूं भाई, हाइट तो दोनों जगह सेम है ना, चाहे मिरर लो चाहे लेंस हो, क्या हाइट कभी चेंज होगी, क्या कभी हाइट में चेंज नहीं आएगा। मगर एक चीज ऐसी है जो कि आपको अलग बताना पड़ेगा, डिस्टेंस, मिरर से अलग डिस्टेंस होगा और लेंस से अलग डिस्टेंस होगा, तो आप अलग अलग बताओगे कैसे, तो एक का पॉजिटिव ले लो, एक का माइनस ले लो, पॉजिटिव का का मिरर का, वो नेगेटिव का मिरर का, और पॉजिटिव का लेंस का। यहां पर हो जाएगा V/U, यहां पर आ जाता है -V/, बस। ठीक है, और सेम जो मैंने आपको बताया था, माइनस मतलब रियल रिजल्ट कब आते हैं, जब नेगेटिव थॉट्स के, माइनस मतलब रियल इन्वर्टेड, पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इनडायरेक्ट। अब ये वाला क्वेश्चन है सेम, बहुत आसान क्वेश्चन है। पता है इसमें क्या होगा, मैं आपको एक दिमाग आइडिया बताऊं, एक आपको पूरा क्वेश्चन नहीं, मैं आपको ट्रिक बताता हूं। 5 सेंटीमीटर का टॉल ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वेक्स लेंस आपको फोकल लेंथ गिवन है। ये ऊपर वाली क्वेश्चन है, यदि थोड़ा बहुत दिमाग है तो। ठीक है साइज यदि आपको एग्जैक्टली जानना हो तो मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं। ऊपर आपने अभी सॉल्व करा था ना, ऊपर अभी बताया था, उतना तो ठीक है। आपको यहां पर फोकल लेंथ कितनी दी है, कन्वेक्स है तो 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ गिवन है। यहां पर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, मतलब यू कितना गिवन है आपको, -30 सेंटीमीटर। आप यहां से वी फाइंड कर लोगे। अब मैं बताऊं क्या करना आपको चाहिए, तो आपको पता है m इज इक्वल टू HI/HO है, ठीक है, और m इज इक्वल टू V/U है लेंस के केस में। तो आप इन दोनों की इक्वल रखना, HI/HO इज इक्वल टू V/U। आपको ये चीज आप यहां से फाइंड कर लोगे, कैसे, लेंस फॉर्मूले से। ये भी है आपके पास, ये आपको ये गिवन है, HO आपको गिवन है, HI चाहिए, तो बस अब 3 चीज मिलेगी, ये क्यों नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, इस तरीके से। अब आता है पावर ऑफ लेंस। लेंस की पावर, ये क्या चीज है भैया, यार पावर मतलब देखो, पावर का मतलब बेसिकली क्या होता है, कोई भी चीज कितना कन्वर्ज और डाइवर्ज कर रहा है, मतलब लेंस रेज को कितनी कन्वर्ज कर रहा है और कितनी डाइवर्ज कर रहा है, इसको कहा जाता है पावर ऑफ लेंस। इट्स कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, मतलब पावर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, और इसकी यूनिट है डायोप्टर। ठीक है, और ये है, याद रखना, ये मीटर में, जब सेंटीमीटर में होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/f, ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। ऐसा क्यों है, अरे क्योंकि भाई ऐसा इसलिए है क्योंकि यूजुअली क्या होता है, पावर इज इक्वल टू 1/f। अब फोकल लेंथ आपको काय में दे दी, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे दी, अब इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, ये 100 से डिवाइड करोगे, ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 100/f। तो ये याद रखना है, ये सेंटीमीटर में। कन्वेक्स लेंस में पावर और फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, क्यों, क्योंकि आपको तो पता है फोकल लेंथ नेगेटिव मतलब पावर नेगेटिव, और ये तो पहले ही याद करवा दिया था। और कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ और पावर पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब कंबाइंड पावर कैसे निकालोगे, कैसे पता, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 दूसरे की पावर प्लस तीसरे की पावर, बस ऐसा करके क्वेश्चन करें। यहां पर देखो, अरे यार अब आप सोच रहे हो कि भैया यहां पर आप मतलब ऐसा क्यों बता रहे हो, जो चीज कठिन है ही नहीं उस पर क्या ही समय देना, खटाखट करो और एक तरफ बढ़ो। जहां समय देना होगा वहां अपन समय देंगे ना बाबू, चिंता क्यों कर रहे हो तुम। ठीक है, चिंता मत करो, मैं हूं। ठीक है, 2 लेंस ऑफ पावर, एक P1 आपको कितना गिवन है, -3.5D, और P2 कितना गिवन है, 1D। कॉन्टैक्ट में रख दिया, टोटल पावर बताओ, P1 प्लस P2 हो जाएगा -3.5 प्लस 1 -2.5D। अब आपको चाहिए क्या, फोकल लेंथ,
तो P इज इक्वल टू 1/f होता है, F इज इक्वल टू 1/p हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। F इज इक्वल टू 1/p होगा तो आप क्या करोगे, इसको आप P लिख दो बस, और क्या, -1/2.5, ये आंसर आ गया। सॉल्व कर लो ये। .4, ठीक है, एकदम आसान है भाई, एकदम आसान। बेसिक कैलकुलेशन अच्छी है इंसान की ना, सब कुछ कर सकता है, बस बेसिक कैलकुलेशन। और आप तैयारी कर रहे हो एनडीए एग्जाम की, ठीक है, जिसमें जो मेजर पार्ट है वो क्या है, मैथमेटिक्स। बिल्कुल जीएटी इज अ गेम चेंजर, मगर तब तक गेम चेंजर है तब तक इसकी कट ऑफ क्लियर होगी, ठीक है। और मैं क्यों बोल रहा हूं आपसे, क्योंकि मैंने भी अपना एनडीए का एग्जाम क्लियर करा है, इसलिए मैं बताता हूं, इसलिए सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। कन्वर्जेंट लेंस है, उसकी पावर ये, सेम क्वेश्चन, इसकी 8 है, इसकी -10d है। ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, दोनों को प्लस करोगे -2, यहां करोगे -2, ठीक है। आपको यू नो इट वेरी वेल कैसे करना है। अपने कितने टॉपिक कंप्लीट हो गए जरा देख ले। डन 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 भाई, इतने हैं, थोड़ा सा समय और लगेगा, ये टॉपिक को भी खत्म कर लेते हैं। क्या भैया आप जितना बता रहे हो उतना मोर देन इनफ है, कंसेप्ट के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट है, बस प्रैक्टिस के लिए अभी अपन प्रैक्टिस करेंगे, चिंता मत करो। आगे बढ़े, बस आखिरी के टॉपिक्स हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देख लें, चलो। अब देखो, जो रिफ्रैक्शन हमने अभी पढ़ के आए हैं, जो भी रिफ्रैक्शन के कंसेप्ट अभी पढ़े, मतलब रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट रे जो है वो क्या करती है, अपना डायरेक्शन चेंज करती है। तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो अलग अलग लेयर से मिलकर बना है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ये सारी की सारी जो लेयर्स है ना, इनकी अपनी अपनी डेंसिटी होती है, क्योंकि अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो यहां पर भी जब सन की जो रेज है ये अर्थ में एंटर करती है, उसके पहले इसको कहां से पास, मतलब पास ऑन होता होगा, इसको करना पड़ता होगा पास लेयर से। जब ये लेयर से पास करती तब यहां पर डेविएशन देखने को मिलता है। सो द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ layers of different optical densities, and this is because density of gases in atmosphere changes with temperature with result in change of refractive index. This is because क्योंकि देखो जो गैसेस की डेंसिटी है एटमॉस्फेयर में वो चेंज होती है विद टेम्परेचर विद चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज होने की वजह से, ठीक है, मैं आपको ओवरऑल समझाता हूं ये ऐसा सीन क्या है ना, ये ऐसा क्यों है, क्यों पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी से बना है। इसलिए क्योंकि दिस इज बिकॉज जो गैसेस की डेंसिटी है एटमॉस्फेयर में वो चेंज करती है। बस जो गैस है ना, आप एटमॉस्फेयर पूरा गैस से मिलकर बना हुआ है, वो सारी की सारी गैसेस ही उनकी जो डेंसिटी है वो चेंज करती है, टेम्परेचर के साथ साथ वो भी चेंज करती है। तो आपको तो पता है जो टेम्परेचर है थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर वो सेम नहीं है। अब वो सेम नहीं है तो गैस की डेंसिटी भी सेम नहीं है, जिसकी वजह से यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी चेंज आता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आया मतलब रिफ्रैक्शन में चेंज आया, तो अब रिफ्रैक्शन होगा ना मेरे भाई। तो जो लाइट का डेविएशन होता है और लाइट या अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन जब वो एटमॉस्फेयर के थ्रू पास करता है, इसको कहा जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दिस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आगे बढ़े, चलो। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फिनोमेना बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें डाउट क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। ऑप्शन में ये आपको चारों देगा और आप ये चारों में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो बस वही करने वाले हैं। पहला है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन डेविएशन, ठीक है। पहला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, पहला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या है, देखो ये आपको ये जो तारा है इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, ये ठीक है। इसकी रे कैसी आई कैसे, ऐसे आ रही थी, ये क्या हुई, डेविएट हुई, फिर डेविएट, हाँ। मगर यहां से
जो आंखों में ये तो सीधी जाएगी ना, ये पड़ेगी सीधी, तो बंदा जो इसको देख रहा है वो तो उसको सीधे ही पर मतलब देखेगा, परसीव तो सीधे ही करेगा, तो इसने उसको सीधी परसीव कर ली, तो कभी इसको स्टार यहां देखा, कभी यहां दिखेगा, तो इसका मतलब क्या है, इसकी वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो रही है। तो आपको बस इतना याद रखना है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हुई। मैंने समझा भी दिया कैसे। अब क्या इसकी वजह से स्टार आपको कई बार हायर पोजीशन पर नहीं दिखेगा एक्चुअल से, बिल्कुल, तो स्टार सीम्स हायर देन एक्चुअल दे आर, ये कभी पूछे ना तो ये भी लिख देना, ये भी काई की वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ये इसकी पोजीशन है ना, मगर ये आपको देखेगा अपरेंट पोजीशन ये है, ये उड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ऐसी रे आएगी ऐसी, मगर ये बंदा तो उसको सीधे ही देखेगा, समझ पा रहे हो, ये तो उसको सीधे ही परसीव करेगा ना, क्योंकि रेस तो उसके आंख में जब आई इस पॉइंट पर, तो ये तो ऐसी है, तो ये इसको एकदम सीधा देखेगा और सीधा यहां, ठीक है। प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करता है भाई, एक तो पास है ना, और दूसरा इनका जो साइज है ना ये काफी अच्छा खासा है, इसलिए पास है। अब पास वाली चीज कहां, पास अर्ली सनराइज और डिलेड सनसेट, ठीक है, दो चीजें पढ़ ली अपन ने। स्टार्स, पहला वाला ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, दूसरा स्टार सीम्स हायर देन एक्चुअल दे आर, और आखिरी अर्ली सनराइज और डिलेड सनसेट। आप उठे सोकर, है ना, आप देखे, आप सुबह उठे, जो सन था, है ना, आपको सन तो ही दिखेगा जब इस ओराइजन के ऊपर आएगा, है ना, इतना ही आपको दिखेगा, मगर सन ओराइजन के नीचे था तब भी आपको दिख रहा था। ऐसा क्यों, सन की रेज आई, ठीक है, सन की रेज आई, ऐसी आई, ऐसी आई, ऐसी आई, अब ये होगी, अब ये ऐसी नहीं जाएगी, ये ऐसी नहीं जाएगी, ये होगी नॉर्मल की तरफ बेंड, ये हुई नॉर्मल की तरफ बेंड, ठीक है। अब बंदा तो इसको सीधे ही परसीव करेगा ना, इसको यहां परसीव कर लिया, तो ये सन कहां दिखेगा, इसको यहां, मतलब सन एक्चुअली में आया नहीं है ऊपर, मगर इसको अर्ली सनराइज दिख रहा है। सेम क्या होता है, जो सनसेट है वो ऑलरेडी हो चुका होता है, ऑलरेडी सनसेट हो चुका होता है, मगर ये जो बंदा खड़ा हुआ है इसको क्या लगता है कि सनसेट अब होना बाकी है, क्यों, क्योंकि सन तो इसको यहां दिखता होगा, समझ रहे हो, ये गाय की वजह से। तो तीन चीज फाइनली, आप फाइनल कंक्लूजन क्या याद करना है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स हायर देन एक्चुअल, और तीसरा क्या है, अर्ली राइज एंड सेट, ठीक है। अब आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये क्या चीज होती है। अब देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अपन ले रहे हैं यहां पर डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम, ठीक है, ये है एक डेंसर मीडियम और ये है रेयर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम, ये है रेयर मीडियम, और ये है डेंसर मीडियम, ये है रेयर मीडियम। यहां पर लाइट रे आई, ठीक है, यहां पर बना नॉर्मल, यहां पर कितने एंगल से आई, एंगल का सरफेस के साथ बनता है नॉर्मल, नॉर्मल के साथ बनता है भाई। यहां पर अपन मान रहे हैं 45 डिग्री से आई, जब 45 डिग्री से आई, जाना कैसे था, इसको ऐसे जाना था, मगर क्योंकि रेयरर है तो ये डेविएट कर जाएगी नॉर्मल से, ये डेविएट कर गई, ठीक है, डेविएट कर गई है। दूसरे बार में पता क्या हुआ, दूसरे बार में ये नॉर्मल है, ये हल्का सा बड़ा एंगल बनाई, कितना, 50, जाना कैसे था, ऐसे, ये कितने और डेविएट कर गई भाई नॉर्मल से, क्योंकि रेयर मीडियम है ना, रेयर है तो और डेविएट कर गई, ठीक है। तीसरे में ये है नॉर्मल, ये आई, ये इतना, यहां पर बनाया इसने 70 डिग्री का एंगल, इसको जाना कैसे था, ऐसे, ठीक है। अब ये पता डेविएट कैसे कर गई, ऐसे, कितना, 90 डिग्री। यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 45 से ज्यादा, यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, ठीक है। तो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री का हो, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। और अब इसके बाद एंगल बढ़ाया ना, तो ये लाइट ना अब आ जाएगी यहां, इसको कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। देखो, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस मेड बाय लाइट पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, जो कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है। क्रिटिकल एंगल की मतलब कंडीशन क्या है, ये लाइट हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पर 90 डिग्री का होता है, ठीक है।
अब आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वही जब इंसिडेंट एंगल है, व्हेन द इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, मतलब क्रिटिकल एंगल वो था जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का बन रहा था। अब 90 से ज्यादा मतलब कि 90 से मतलब जैसे ये सरफेस था, ये लाइट रे ऐसी गई, अब इसको आपको ऐसे डेविएट करवाना है, तो ये लाइट इज टोटली रिफ्रैक्टेड इन द सेम डेंसर मीडियम, मतलब सेम मीडियम में क्या कर जाएगी, रिफ्रैक्ट कर जाएगी। तो इसकी कंडीशन क्या है, डेंसर से रेयर में जाएगी, ठीक है। और दूसरी क्या है कि यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्योंकि क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तभी तो क्रिटिकल होता तो 90 डिग्री पर सीधी निकल जाती, बड़ा बनाया तो यहां से पास हो जाएगी। एप्लीकेशन क्या है, टोटल, देखो याद रख लो, दिमाग में रख लो भाई इनको, है ना। ये तो सीधे आपसे पूछेगा कि इनके हैं क्या क्या। एक तो मिराज इन अ डेजर्ट, ये है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट रे इन एन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का मतलब ऑप्टिकल फाइबर में, ये ऑप्टिकल फाइबर है, इसमें ना वो ऐसे 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 करके निकलती है। डायमंड में स्पार्कलिंग होना, है ना। एक खाली टेस्ट ट्यूब को पानी में डालोगे, शाइनिंग करना। कोई भी ग्लास का कोई भी वेसल है, कांच का वेसल है, उसके क्रैक में शाइन होना। रेनबो की ड्रॉपलेट, इन सभी में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लगता है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बाद पढ़ते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग मतलब फैलना, स्कैटरिंग मतलब कि फैलना, याद रखना इसका मतलब फैलाव। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन, है ना, एक से मतलब ये ऐसे ऐसे कर करके फैल गई हर डायरेक्शन में, इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। तो जो कलर है, द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट। स्कैटर्ड पार्टिकल के, अब देखो भाई ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, एक तो लाइट की वेवलेंथ के ऊपर, ठीक है, और स्कैटरिंग पार्टिकल के साइज के ऊपर। कैसे डिपेंड करता है, देखो मैं बताता हूं। स्कैटरिंग पार्टिकल का जो साइज है ये बड़ा भी हो सकता है और साइज छोटा भी हो सकता है। साइज बड़ा है तो आप सोचो क्या करेगा, ज्यादा स्कैटर करेगा ना। अब दूसरा, जो रे है कोई भी कलर की, इसकी जो वेवलेंथ है ये ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ज्यादा होगी यदि, देखो लाल लाइट है, इसकी जिसकी वेवलेंथ ज्यादा रहती है ना, उसकी वेलोसिटी इतनी तेज रहती है कि हर कोई इसको स्कैटर नहीं कर पाता है। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा, उसको हर कोई स्कैटर नहीं कर पाएगा, और जिसकी वेवलेंथ कम, जैसे ब्लू, उसको कोई भी पार्टिकल स्कैटर कर देगा। तो ब्लू पार्टिकल कैन बी स्कैटर्ड बाय एनी पार्टिकल, बट इस लाल को स्कैटर करने के लिए बड़े बड़े पार्टिकल चाहिए। तो वही है, वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट, वाइल पार्टिकल्स जो बड़े साइज के हैं ये लंबी वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करते हैं, जैसे लाल लाइट, ठीक है। यदि स्कैटरिंग पार्टिकल का साइज बड़ा है तो देन स्कैटर्ड लाइट सफेद भी दिख सकती है, याद रखना, ठीक है। अब कौन कौन से फिनोमेना है जो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड है, ये इंपॉर्टेंट है। पहला है टिंडल इफेक्ट। अरे मतलब पार्टिकल के प्रेजेंट होने की वजह से लाइट का दिखना कि वो वहां से पास हो रही है, इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। मतलब पार्टिकल्स हैं तो ही टिंडल इफेक्ट है। तो अब बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रू सोल्यूशन इज नॉट स्कैटर्ड। ट्रू सोल्यूशन से कभी भी बीम ऑफ लाइट पास करेगी वो स्कैटर नहीं होगा क्योंकि पार्टिकल ही नहीं है। तो मगर जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट आप कोलाइडल सोल्यूशन से पास करोगे उसको बोलेंगे टिंडल इफेक्ट। ऐसे ही अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है, उसमें स्मोक भी है, टाइनी पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं, दुनिया जहान की चीजें हैं, जिसकी वजह से लाइट यहां पर स्कैटर कर जाती है और इसका जो रास्ता है वो हमें नजर आता है, ठीक है। तो लाइट का पाथ आपको विजिबल है, वाई, बिकॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट, वाई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, दूसरा ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, पहला टिंडल इफेक्ट, दूसरा कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। पता दिन के टाइम पर आपने देखना जो स्काई है ना वो नीला दिखता है, क्यों? क्योंकि दिस इज बिकॉज द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। मतलब जो पार्टिकल का साइज हमारे एटमॉस्फेयर में वो काफी छोटा है, तो वो कौन को स्कैटर करेंगी? शॉर्टर वेवलेंथ वाले को। तो जब हमारे एटमॉस्फेयर में ही जो पार्टिकल का जो साइज है वो छोटा है, उसकी वजह से शॉर्टर वेवलेंथ वालों को स्कैटर करेगी तो वही फैलेगी, इसकी वजह से नीला कलर इतना फैल जाता है कि नीले दिखता है। जो स्कैटर्ड ब्लू लाइट है वो हमारी आंखों में पहुंचती है, बस यही। आप पता जो पैसेंजर्स हैं जो हायर एल्टीट्यूड पर ट्रेवल करते हैं ना, फ्लाई करते हैं, उनको स्काई इवन ब्लैक भी दिखेगा, क्यों? क्योंकि वहां पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट इतनी प्रोमिनेंट नहीं है। यहां पर जो स्कैटरिंग देखने को मिलती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको रिले स्कैटरिंग कहा जाता है, जिसमें पार्टिकल्स काफी स्मॉल होते हैं, काफी छोटे होते हैं कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, है ना। रेडिएशन के वेवलेंथ के कंपेयर में यहां पर पार्टिकल्स बहुत छोटे देखने को मिलते हैं।
तो ये दिस कुड बी पार्टिकल जैसे स्मॉल स्पेक्स ऑफ डस्ट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये जो रिले स्कैटरिंग है causes shorter wavelength of any energy to be scattered more than longer wavelength। मतलब shorter wavelength वाली जो कलर्स हैं, जैसे जो shorter wavelength जैसे ब्लू है, इनको ज्यादा स्कैटर करता है रिले स्कैटरिंग। तो जो रिले स्कैटरिंग है ये हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, जिसकी वजह से हमारा जो स्काई है वो ब्लू दिखाई देता है। अब कलर ऑफ दी सनराइज एंड सनसेट कैसा है? लाल। ऐसा क्यों है मैं बताऊं। दिन के टाइम पर जब सूरज निकलता है ना, सूरज हमसे बहुत दूर होता है ना। ये देखो, आप खुद देखो, ये यहां पर दूर है और बीच के टाइम पर एकदम जस्ट ऊपर है। यहां पर कितना डिस्टेंस है और यहां पर जस्ट यही है। एट द सनराइज एंड सनसेट द सन एंड स्काई अपीयर रेड। देखो, लाइट फ्रॉम द सन नियर द होराइजन पासेस थ्रू थिक लेयर ऑफ द एयर एंड कवर लार्ज डिस्टेंस इन एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग अवर आई। आपको पता है सुबह के टाइम पर सूरज कितना दूर है। अब वो जो सूरज की किरणें हैं वो हमारी आंखों पर आने से पहले उनको बहुत लंबा एटमॉस्फेयर ट्रेवल करना पड़ेगा, अलग अलग लेयर्स, अलग अलग सारी चीजें, उसमें ढेर सारे पार्टिकल्स होंगे। अब आपको पता क्या होगा, होराइजन के पास बहुत सारी ब्लू लाइट, जिसकी मतलब जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट है ना, वो पहले ही स्कैटर्ड हो जाएंगी, मतलब पार्टिकल उनको स्कैटर कर देंगे। इसलिए जो आंखें हमारी, मतलब जो लाइट हमारी आंखों में पहुंचेंगी उनकी वेवलेंथ हमेशा ज्यादा होगी, वही हमारी आंख में पहुंचेंगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल उनको तो इजीली स्कैटर कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल रेड लाइट, जिसकी वजह से रेड लाइट हमारा सुबह सुबह आंख में पहुंचती है और सन दिखता है लाल कलर का। दोपहर के टाइम पे जो लाइट है वो जस्ट सन हमारे ऊपर रहता है, तो रिलेटिवली मतलब जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली डिस्टेंस है वो ट्रेवल कर लेती हैं। तो इसलिए मतलब सो इट अपीयर्स व्हाइट एज ओनली अ लिटिल ऑफ ब्लू एंड वायलेट कलर आर स्केयर्ड। ठीक है, समझ में आया? बस यही है और क्या। तीनों पॉइंट क्लियर है। ये प्रिज्म देख लो भाई, है ना। प्रिज्म का भी एक ज्यादा कुछ नहीं पूछता ये प्रिज्म का। प्रिज्म का जो पूछेगा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूं। प्रिज्म क्या है? पहली बात तो प्रिज्म देख लो, एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है जो कि एटलीस्ट दो लेटरल सरफेस से मिलकर बना है और एक दूसरे के ऊपर ऐसे इंक्लाइंड है। ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड है। इट इज, ये तो नहीं पूछेगा, बस ये है कि एंगल बिटवीन, एक चीज याद कर लो, जो दो लेटरल सरफेस, एंगल बिटवीन दो लेटरल सरफेस को एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है। ये है ना, दो लेटरल सरफेस के बीच में एंगल ऑफ प्रिज्म। बताऊं क्या है? देखो, ये है एंगल ऑफ प्रिज्म, ये आपको दिख रहा है कोने में, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है अपन देखते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन देखो भाई, ये इंसिडेंट रे आई, बिल्कुल सर आई। जाना कैसे था? ऐसे जाना था, ऐसे जाना था, मगर नॉर्मल, अब क्योंकि ये डेंसर मीडियम आ गया तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल मतलब कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है ना, तो ये नॉर्मल के तरफ आ गई। ठीक है, अब नॉर्मल कहां है? नॉर्मल कहां है? ये है नॉर्मल। नॉर्मल से दूर जाना है तो नॉर्मल से दूर ये चलेगी। तो अब आप इंसिडेंट रे को आपने एक्सटेंड कर दिया। ऐसे ही जो इमर्जिंग है, कौन सी, जो ये जो इमर्ज हो रही है ना, ये, इसको आप क्या कर दो, बैकवर्ड एक्सटेंड कर दो। ये जो है ये क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। तो बस याद रखो, जो एंगल ऑफ डेविएशन है ना, इट इज द एंगल एट विच इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों एक साथ बनाती है। मतलब इमर्जेंट रे जो एंगल इंसिडेंट रे के साथ बनाती है ना, उसको कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब इमर्जेंट रे जो कि बैकवर्ड एक्सटेंड करी है और इंसिडेंट रे जो कि आगे एक्सटेंड करी है। और एंगल ऑफ डेविएशन देखो, एंगल ऑफ प्रिज्म के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म जो कि दो लेटरल सरफेस से मिलकर बन रहा था ऊपर वाला, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, अब डिस्पर्जन। ठीक है, डिस्पर्जन क्या होता है? डिस्पर्ज मतलब वही फैलाव, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय प्रिज्म। देखो, आपको पता है मतलब जो यूजुअली जो सफेद कलर की लाइट है उसका स्प्लिट होने का जो फिनोमेना है, मतलब अलग अलग कलर्स में वो स्प्लिट हो जाती है जब वो पास करती, व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, इसको डिस्पर्जन कहा जाता है। द बैंड ऑफ 7 कलर, जैसे विवग्योर जो ऑब्टेन होता है ना, 7 रंगों में टूट जाती है, उसको कहा जाता है स्पेक्ट्रम। ये पढ़ा है आपने। आइजैक न्यूटन पहले बंदे थे जिन्होंने ग्लास प्रिज्म का यूज करके स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट शो करा था। कैसे? ये यहां पर देखो, रेड जो है वो आपको सबसे ऊपर दिखेगा और सबसे नीचे वायलेट। सबसे ज्यादा डेविएट आपको वायलेट ही दिख रहा है, यहां से क्लियर समझ में आ रहा है। ठीक है, यदि व्हाट इफ अ बीम ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट फ्रॉम ईवल फॉल्स ऑन अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, यदि बल्ब, कोई इलेक्ट्रॉनिक बल्ब है, उससे जो लाइट आ रही है वो ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म पर आकर पटका गई, फिर क्या होगा? वो भी डेविएट हो जाएगी, वो भी 7 रंगों में स्कैटर हो जाएगी और क्या, डिस्पोज्ड हो जाएगी। डिस्पोजन का कारण क्या है? पहली बात तो भाई लाइट रे जो है ना वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड के साथ ट्रेवल करती है।
देयरफॉर वो अलग अलग एंगल से बेंड हो जाती है, जिसकी वजह से डिस्पर्जन होता है। एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा भाई रेड कलर बहुत स्ट्रॉन्ग कलर है, इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है ना उसकी स्पीड ज्यादा है। तो रेड ट्रेवल्स फास्टेस्ट एंड डेविएट लेस्ट, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है वो सबसे कम डेविएट होगी, मतलब वेवलेंथ जिसकी ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा मगर उसकी डेविएशन कम। तो वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन। समझ में आया? एकदम आसान है। अब इसके बाद सुनो, जो वायलेट है, वायलेट लाइट हैज मिनिमम वेवलेंथ, वायलेट की हमेशा मिनिमम वेवलेंथ होती है, बट वायलेट ट्रेवल स्लोएस्ट एंड डेविएट मोर। मतलब जो वायलेट है ये एकदम स्लो ट्रेवल करता है और ज्यादा डेविएट करता है, और वायलेट मगर इसकी मिनिमम वेवलेंथ होती है, स्लो ट्रेवल करेगा और डेविएट मोर करेगा। अब यदि पता है इन्होंने भाई ने क्या करा था, एक को इरेक्ट रखा तो 7 रंगों में डेविएट हो गए, अब दूसरा इन्होंने इन्वर्ट रख दिया, मतलब उल्टा कर दिया। अब पता क्या होगा, ये 7 जो कलर है ना ये एक व्हाइट लाइट बना लेंगे। इसका मतलब पता क्या है कि सारे के सारे कलर एक व्हाइट लाइट से मिलकर बने हैं, ये इसका कंक्लूजन निकला था। ऑल द कलर्स आर मेड अप ऑफ सिंगल व्हाइट लाइट। ठीक है, और आखिरी टॉपिक आता है आज के सेशन का, दैट इज रेनबो। रेनबो क्या है? तो जेंटलमैन, रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है। देखो बेसिकली भाई क्या है, बारिश हुई, मैं आपको बता रहा हूं, बारिश हुई, हाँ जी सर बारिश हुई, बारिश होने के बाद हमारे एटमॉस्फेयर में तब भी कुछ ना कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी, बच जाती हैं। तो अब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, है ना, ये वाटर ड्रॉपलेट है, इन वाटर ड्रॉपलेट में बारिश हुई। अब बारिश के बाद जैसे ही धूप निकली तो सन की रेज यहां पर पड़ी, तो जब सन की रेज यहां पर पड़ी ना, ये आई यहां पर, ये तो यहां पर क्या हुआ, अंदर घुसेगी तो यहां पर डिस्पर्जन होगा, ये अलग अलग कलर में क्या हो जाएगी, ये डेविएट हो जाएगी। अपन अभी 2 में ही कर रहे हैं, तो यहां पर डेविएट हुई, अब इंटरनली क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, हुई, और फिर फाइनली बाहर जब आती है अलग अलग एंगल के साथ। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, ठीक है, और डिस्पर्जन। ठीक है, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन हुआ। यहां पर क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना, ITR लिख रहा हूं मैं, TIR, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, और यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जब एक बार और 2 बार हो रहा है, ठीक है, तो इसको कहा जाता है प्राइमरी रेनबो। है ना, 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन और 1 बार रिफ्लेक्ट, और 2 बार रिफ्रैक्ट और दोनों बार रिफ्लेक्ट, उसको कहा जाता है सेकेंडरी रेनबो। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर है ही नहीं यहां कुछ। तो अब यहां देखो ये होता क्या है, इट कॉज्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। रेनबो हमेशा सन के ना ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है। यार सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही तो बनेगा, क्योंकि सन से जो हीट आएगी वो जस्ट सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जितने पार्टिकल्स है वहां पर ट्रेवल करेंगे ना, दे रिफ्रैक्ट, डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन। ठीक है, दोबारा रिफ्रैक्ट करती है, इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप, जो कि अभी मैंने नीचे बताया। डिस्पर्जन और इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से अलग अलग कलर हमारी आंखों में पहुंचते हैं। तो मतलब यूजुअली यहां पर हमको क्या देखने को मिलता है, ये रेनबो। क्लियर है सभी को? बढ़िया भाई, बस इसके बाद अपन प्रैक्टिस सेशन करेंगे और एक अलग से एक सेशन आएगा, काय का, ह्यूमन आएगा, वो अलग से आएगा। तो यहां पर इतनी चीजें कंप्लीट कर ली। कमेंट सेक्शन में बताना सेशन कैसा लगा। बीच में लाइट जरूर चली गई थी, मगर आवाज तो मेरी आ रही होगी एकदम बढ़िया से। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।